अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और चूंकि हमारा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की सीरीज चल रही है उसमें हमने पार्ट 19 स्टार्ट किया था जिसमें हम देख रहे थे कि हु इज़ जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन के बेसिकली बारे में हम देख रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने इसकी अर्ली लाइफ को देखा था। आज हम जेबी वॉटसन के एकेडमिक करियर को देखेंगे, पर्टिकुलरली एकेडमिक्स के अंदर वो जो उसका एकेडमिक करियर था उसके अंदर उसकी लाइफ कैसी सी, कैसे गुजरा उसका ये करियर। तो स्टार्ट करते हैं जी। Watson stayed at the University of Chicago as an instructor until 1908 और 1908 तक वो एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर उसने शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर अपना काम किया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के तौर पर। ही पब्लिश्ड हिज डिसर्टेशन ऑन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ वाइट रैट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उन्होंने जो अपनी पीएचडी का डिसर्टेशन था उसका टॉपिक क्या था, तो ये वाला था, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द वाइट रैट। ये उनका डिसर्टेशन का टॉपिक था। रिसर्च दैट शोड हिज अर्ली प्रेफरेंस फॉर एनिमल सब्जेक्ट्स। इनकी इस रिसर्च ने ही शो कर दिया था कि वो एनिमल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये डिसर्टेशन था उनका और उनका लिखना था एनिमल्स के हवाले से, एनिमल के साथ रिसर्च करने के हवाले से उनका ये सारा उन्होंने पैराग्राफ लिखा था। इसको देखते हैं। आई नेवर वांटेड टू यूज ह्यूमन सब्जेक्ट्स। वो कहता है मैं नहीं चाहता ह्यूमन सब्जेक्ट्स को यूज करना रिसर्च के अंदर या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। आई हेटेड टू सर्व एज अ सब्जेक्ट। मुझे कहता है मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं एज अ सब्जेक्ट मतलब मुझे ट्रीट किया जाए, मुझे मतलब रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाए। आई डिडंट लाइक द स्टफी आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सब्जेक्ट्स। वो कहता है आर्टिफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बनावटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता कि वो सब्जेक्ट्स को दी जाएं। आई ऑलवेज वॉज अनकंफर्टेबल एंड एक्टेड अननेचुरली। वो कहता है कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं और अनकंफर्टेबल फील करता हूं कि अननेचुरली एक्ट करूं। ठीक है, अननेचुरली एक्ट करूं और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करूं। विद एनिमल्स आई वॉज एट होम। एनिमल्स, वो कहता है कि एनिमल्स के साथ मैं घर पर अगर होता हूं, आई फेल्ट दैट इन स्टडिंग देम। उनको स्टडी करते हुए मैं ये फील करता हूं। आई वॉज कीपिंग क्लोज टू बायोलॉजी विद माई फीट ऑन द ग्राउंड। वो कहता है कि जानवरों के साथ मैं खुद को जिंदगी के करीब फील करता हूं। ठीक है, हयातियात के करीब, बायोलॉजी के करीब फील करता हूं। मोर एंड मोर, यानी कि वो जानवरों के साथ रिसर्च करने में, स्टडी करने में कंफर्टेबल फील करते थे, सेटिस्फाइड फील करते थे। मोर एंड मोर द थॉट प्रेजेंटेड इटसेल्फ। उन्होंने मतलब अपनी थॉट एक बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कांट आई फाइंड आउट बाय वाचिंग देयर बिहेवियर एवरीथिंग दैट द अदर स्टूडेंट्स फाइंड आउट बाय यूजिंग ह्यूमन ऑब्जर्वर्स। वो कहते हैं कि क्या मैं वो वाली चीजें नहीं हासिल कर सकता जानवरों को ऑब्जर्व करके, जानवरों के साथ रिसर्च करके, जो लोग इंसानों के थ्रू हासिल कर रहे होते हैं। ये उनकी थॉट थी जो बयान कर रहे हैं। क्या मैं वो नहीं हासिल कर सकता जो जानवरों के जो लोग इंसानों के साथ हासिल करते हैं, मैं वो जानवरों के साथ रिसर्च करके या उनको ऑब्जर्व करके हासिल नहीं कर सकता। यानी कि वो बता रहे थे कि हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो इंसानों से किए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उनका ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, वॉटसन्स कोलीग्स रिकॉल दैट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एट इंट्रोस्पेक्शन। वो जो वॉटसन थे ना, इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें ट्विस्ट आने लगा है, इसको जहन में रखिएगा। क्या? वट एवर टैलेंट और टेम्परामेंट वॉज नीडेड टू परस्यू दैट टेक्निक वॉटसन डिड नॉट हैव इट। वो कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन को परफॉर्म करने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए जो एबिलिटी या जो टैलेंट या जो टेम्परामेंट चाहिए था ना, वो वॉटसन के पास आई थिंक नहीं था। कुछ रिसर्चर्स का कहना था, कोलीग्स का कहना था कि वो वॉटसन के पास वो एबिलिटी नहीं थी कि वो इंट्रोस्पेक्शन को समझ सके और उसको यूज कर सके। इस बात को समझिएगा, वॉटसन के पास इंट्रोस्पेक्शन को समझने की कोई एबिलिटी नहीं थी या वो उसके पास उसको वो समझ नहीं आ रहा था तरीकाकार के कैसे इसको यूज करना है या कैसे इसको प्रैक्टिकली करना है। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। दिस लैक मे हैव हेल्प्ड टू डायरेक्ट हिम टुवर्ड एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल साइकोलॉजी। इस चीज ने क्या किया, उसको पता चल गया कि यार मुझ में एक लैक ऑफ एबिलिटी है इंट्रोस्पेक्शन, टू यूज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, he realized that I have not the ability to deal with introspection। फिर इस चीज ने, इस lack of ability ने उनको क्या किया, मोटिवेट किया। उसने बोला यार अच्छा ये चीज अगर मुझे नहीं आती तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी और चीज की तरफ चला जाता हूं जो कि ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल साइकोलॉजी थी। आफ्टर ऑल इफ ही वाज होपलेस
एट प्रैक्टिसिंग इंट्रोस्पेक्शन द प्राइमरी रिसर्च टेक्निक इन हिज फील्ड। उस वक्त ये प्राइमरी टेक्निक मानी जाती थी इंट्रोस्पेक्शन। देन करियर प्रोस्पेक्ट्स वर श्योरली डिम। अगर वो कहता है कि यही वाली टेक्निक रही तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। ही वुड हैव टू डेवलप एन अदर अप्रोच। फिर उसको अगर अपना करियर बचाना था तो फिर उसको लगा कि मुझे कोई और चीज डेवलप करना होगी, कोई और अप्रोच निकालनी होगी, कोई डिस्कवरी करनी होगी। और यही चीज, ये मैं आपको बात क्या समझाना चाहता था कि वो बिहेवियरल साइकोलॉजी की तरफ क्यों आए थे। एक तो ये कि इंट्रोस्पेक्शन, वो उनको उनके कोलीग का कहना था कि उनको नहीं समझ आती थी कि इसको कैसे यूज करना है, उसकी कमांड नहीं हो रही थी उसके ऊपर, ठीक है। फिर इस चीज ने उसको मोटिवेट किया कि यार ये तो अगर इसी चीज में रहे तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करता इस मेथड को। तो फिर वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने तवज्जो शुरू कर दी, उन्होंने एफर्ट करना स्टार्ट कर दी। he started effort to develop a new method in the psychology। तो उन्होंने नया मेथड डेवलप करने के लिए फिर एफर्ट स्टार्ट कर दी। मतलब कहने की बात यह कि अगर आप में कोई चीज एबिलिटी नहीं है या आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, आप अपनी चीजें डिस्कवर कर दो, आप अपनी चीजें बना डालो, ताकि ना सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा हो जाए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। अब उसको लग रहा था कि यार अगर यही चीज रही ना, इंट्रोस्पेक्शन ही मेन मेथड रहा, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ही चला तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर सकता। जब मैं नहीं करूंगा इसको यूज तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने तहैया कर लिया, उसने ये डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू डिस्कवर अ न्यू साइकोलॉजी। फिर उसने नई साइकोलॉजी डिस्कवर करके रख दी आपके सामने, जिसको नाम दिया गया बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि जब आप में कोई एबिलिटी नहीं होती ना, लैक ऑफ एबिलिटी है आप में, कोई किसी चीज में लैक कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि आप हर चीज में लैक कर रहे हैं, आप कुछ नया ना कर दे यार। मतलब ये मुझे, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया ये चीज पढ़ के। अच्छा, ऑल्सो इफ ही, और जब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया था, इसने ऐसी की तैसी कर दी थी पुराने मेथड्स की, मतलब कमाल था इसका ये जो बिहेवियरिज्म था। Also, if he followed his inclination to see psychology as a science that study only behavior, which could be done by experimenting on animals as well as human, वो कहता है कि साइकोलॉजी को एज एक्सपेरिमेंटल साइंस देखा जाए, और ये कहता है कि किया जा सकता है, बिहेवियर की साइंस ऑफ साइकोलॉजी देखा जाए, बिहेवियर के ऊपर इसको स्टडी किया जाए। वो कहता है कि ये किया जा सकता है कैसे, एनिमल्स और बिहेवियर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके। देन ही, यानी कि इसको यूज किया जाता है दोनों तरफ। Then he could help bring the professional interest of animal psychologist into the mainstream। वो कहता है अगर ये एक्सपेरिमेंट करके इंसानों पर और जानवरों पर इसको यूजफुल बनाया जा सके तो फिर क्या किया जा सकता है। फिर वो कहता है कि ये जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट है ना, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है अगर ये चीज साबित कर दी जाए कि जो साइकोलॉजी, इसको एज अ साइंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं बिहेवियर में, जानवरों पर एज वेल एज ऑन एनिमल्स पर, सॉरी ह्यूमंस पर। तो फिर जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, फिर उनकी भी वैल्यू उसी तरह होगी जैसे इंट्रोस्पेक्शन वालों की थी उस टाइम में। यानी कि फिर वो कहते हैं कि मेन फोकस ही जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट हैं वो सारे मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो मेन फोकस हो जाएगा साइकोलॉजी का। तो ये एफर्ट इन्होंने करना फिर स्टार्ट कर दी। उसके बाद इन 1908 वॉटसन वाज ऑफर्ड टू प्रोफेसरशिप एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसरशिप बाल्टीमोर में ऑफर हुई 1908 के अंदर। ऑल्दो ही वाज रिलक्टेंट टू लीव शिकागो, वो शिकागो नहीं छोड़ना चाहते थे, बट वाटसन्स 12 ईयर एट हॉपकिंस वर वेरी मोस्ट प्रोडक्टिव या मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर साइकोलॉजी। उन्होंने जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 12 साल गुजारे वो साइकोलॉजी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे, बहुत प्रोडक्टिव थे। साइकोलॉजी में बहुत उस वक्त डिस्कवरीज हुई और एडिशन हुई। दस एट 31 एज ही सडनली हैड बिकम अ मेजर फिगर इन अमेरिकन साइकोलॉजी। 31 साल की उम्र में, देखिए सिर्फ 31 साल की उम्र में वो अमेरिका के अंदर बहुत फेमस हो गया था। जैसा कि कहा जाता इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फिर उनका कहना था अपने बारे में, क्या कहना था, द होल टेन्योर ऑफ माई लाइफ वाज चेंज। उस वक्त मेरा, वो कहता है सारा टेन्योर चेंज हो चुका था मेरी लाइफ का। आई टेस्टेड फ्रीडम इन वर्क विदाउट सुपरविजन। वो कहता कि मैं अपने काम में फ्री था किसी भी सुपरविजन के बगैर, यानी कि उसको कोई रोक टोक नहीं थी। वो कहता मैं जिस तरह चाहता था वैसे काम कर सकता था। आई वॉज लॉस्ट एंड हैप्पी इन माई वर्क। मुझे अपनी काम में खुशी होती थी, मैं अपने काम में गुम हो जाता था, यानी कि इतना इंटरेस्ट के साथ करता था। वॉटसन वाज लेस हैप्पी एट होम। उसको घर पर इतनी खुशी नहीं होती थी, यानी कि वो उसको काम में मजा आता था। हाउएवर 2 किड्स आर इनफ। उसके जब दूसरा बच्चा हुआ तो उसने लिखा अपनी वाइफ को कि, यानी कि उसने लिखा जब उसका दूसरा बच्चा हुआ कि मतलब 2 किड्स काफी हैं, बस अब इसके ज्यादा मतलब नहीं इंटरेस्ट उसको। तो यानी कि वो घर पर ज्यादा खुशी फील नहीं करता था, उसको काम करने का इतना पैशन था।
वॉटसन, आगे बढ़ते हैं। वॉटसन वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द हॉपकिंस स्टूडेंट्स, वो हॉपकिंस स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर था, उसको बहुत पसंद करते थे, अपनी एयर बुक भी उनको डेडिकेट करते थे वॉटसन को ना। और इसको हैंडसमेस्ट प्रोफेसर बोला गया, जो कि एक यूनिक टाइटल है हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, एयर बुक का मतलब जो सालाना एक पब्लिकेशन होती है ना, जो उसके स्टूडेंट्स लिखते थे वो उसके नाम कर देते थे। ठीक है, तो ये एक कहते हैं कि यूनिक ऑनर था साइकोलॉजी के अंदर, बहुत फेमस अपने स्टूडेंट्स में। उसके बाद दस एंडेड वॉटसन प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी करियर, ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम जॉन हॉपकिंस। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है उसकी जिंदगी में कि उसको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से फोर्सली रिजाइन करने के लिए कहा गया कि रिजाइन कर दो। एन एक्ट दैट ऑलमोस्ट सर्टनली अल्टर द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, जिसने अमेरिकन साइकोलॉजी की हिस्ट्री को बदल दिया या उसको डिस्टर्ब कर दिया। ये वहां पर है ना कोई स्कैंडल बना था जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट किया गया, रिजाइन करने पे मजबूर किया गया। अ बायोग्राफर रोट वॉटसन वाज स्टन्ड, वो बहुत हैरान था, परेशान था, यानी कि उसको हैरानगी थी। अनटिल द एंड ही हैड रिफ्यूज्ड टू बिलीव दैट ही वुड एक्चुअली बी फायर्ड, कि उसको फायर किया गया, उसको निकाला गया है, उसको रिजाइन करने पे मजबूर किया गया है। ये उसको यकीन ही नहीं आता था, यानी कि इतना वो पॉपुलर था और इतना काबिल था, उसको नहीं यकीन आ रहा था कि मुझे इस तरह निकाला गया है। उसके बाद ऑल्दो ही वाज मैरिड रोजेली रेनर, आपने रोजेली रेनर को याद है होगा आपको कि ये कौन है। ये रोजेली रेनर वही इसकी पार्टनर है जिसने लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट इसके साथ मिलकर किया था। ही वाज नेवर परमिटेड टू, पहले इसकी शादी खत्म हो गई थी, फिर इसने रोजेली रेनर के साथ शादी की और फिर उसको इजाजत नहीं मिली कि वो फुल टाइम एकेडमिक अपनी पोजीशन पर जाए, यानी कि फुल टाइम काम करे। नो यूनिवर्सिटी वुड हैव हिम बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कहीं पर काम नहीं मिल रहा था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी इसकी डिस्ट्रीब्यूट की वजह से। ठीक है, जो जिसकी वजह से इसको निकाला गया था वो स्कैंडल था कोई। ही सून रियलाइज्ड ही वुड हैव टू मेक अ न्यू लाइफ, उसने सोचा कि मुझे कोई नई लाइफ बनानी पड़ेगी, दोबारा से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। यहां पर फिर एक और ट्विस्ट आता है, जो मतलब जिनका विजन बड़ा होता है, गोल्स बड़े होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। आई कैन फाइंड अ कमर्शियल जॉब, मैं कोई भी जॉब कहता तलाश कर सकता हूं, उसने लिखा, बट आई फ्रैंकली लव माई वर्क, मुझे अपने काम से मोहब्बत है, यानी कि साइकोलॉजी से। आई फील दैट माई वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजी, उसने फील किया कि मेरा जो काम है ना, अब वो सोच रहा खुद से कि मेरा जो काम है वो साइकोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट द टिनी फ्लेम विच आई हैव ट्राइड टू कीप बर्निंग फॉर द फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी विल बी स्नफ्ड आउट इफ आई गो। वो कहता है कि वो जो छोटी सी एफर्ट मैं कर रहा हूं साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी में कुछ एडिशन करने के लिए, अगर मैं चला गया, यानी कि अगर मैं किसी और तरफ शिफ्ट हो गया, कोई भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वे ये जो कहता है ये जो फ्लेम जल रहा है ना, ये बुझ जाएगा और मेरा काम वहीं के वहीं रह जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने तय किया कि यार मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने साइकोलॉजी के अंदर ही काम करना है, यानी कि वो फिर अपनी फील्ड पर डटा रहा। इस तरह से चीज़ें होती हैं जिनके बड़े गोल्स होते हैं, बड़े मकासद होते हैं, कि वो अगर आपका भी कोई गोल है या आपका मकसद है और आपको लग रहा है कि यार मैं सेटल नहीं हो पा रहा इस मकसद की वजह से, या इस मकसद में भी, इस काम में भी मैं सेटल नहीं हो पा रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मैं करूं और बहुत ज़्यादा करूं, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप उस पर डटे रहते हैं तो एक ना एक दिन आपका मुकाम बन जाता है। हाँ, उसमें नो डाउट कि उसमें मसाइल होते हैं, फाइनेंशियली भी होते हैं, फैमिली के हवाले से भी होते हैं, सोसाइटी के हवाले से भी होते हैं, लेकिन आप डटे रहें तो फिर काम बन जाता है। तो इसने ये वाली बात की, हम आप इसको डेली लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी क्या कहता है, मैनी एकेडमिक कॉलीग्स इंक्लूडिंग हिज मेंटर एंजल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पब्लिकली क्रिटिसाइज, उसके जो मेंटर थे, टीचर थे एंजल, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया और उसके स्कैंडल की वजह से। ही वाज बिटर अबाउट देयर लैक ऑफ सपोर्ट, वो इस मतलब वो उनसे बदजन हो गया था उसकी सपोर्ट ना करने की वजह से, बिलीविंग दे वर सम हाउ डिसलॉयल, उन्होंने बोला कि, यानी कि वो समझता था कि वो डिसलॉयल निकले हैं, यानी कि उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। Ironically, considering their radically different temperament and theoretical positions, E.B. Titchener at Cornell University, who provided emotional sustenance for Watson during his this personal crisis, वहां पर एक बंदा था फिर जो कि इसका मुखालिफ था। मुखालिफ का मतलब कि उसकी जो टेम्परामेंट डिफरेंट था, उसकी जो थ्योरेटिकल पोजीशंस थी डिफरेंट थी, यानी कि वो एक दूसरे के नजरियात को नहीं मानते थे, एक दूसरे की थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसका नाम E.B. टिचनर था। उसने भी फिर इसको इमोशनली थोड़ा सा मतलब के सहारा दिया
इमोशनली इसको सेट होने में इस क्राइसिस के अंदर हेल्प की, यानी कि उसको सहारा दिया, उसको हौसला दिया, उसका साथ दिया इस बंदे ने जब वो अपने क्राइसिस में था एकेडमिक्स के अंदर। तो बाज़ दफ़ा आपके जो मुखालिफ होते हैं वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, जो आपके अपने होते हैं, जैसे कि मेंटर एंजल था, इसने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, तो इस तरह भी होता है। तो ये इसका एकेडमिक करियर था। सॉरी, यहाँ पर आना था एकेडमिक करियर, मैंने वारसेंट की लाइफ लिख लिया, एकेडमिक करियर ही आना था यहाँ पर, एकेडमिक करियर ही आना है जी। लाइफ लिखा हुआ है, इसको आप एकेडमिक करियर समझ लीजिएगा, ये गलती से हो गया, चलो खैर कोई नहीं। अच्छा, तो ये था जी इनका एकेडमिक करियर। आई होप कि आपको मजा आया होगा इसको पढ़ के। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि यार ये एक ही बार इसको करो और खत्म करो, ये बार बार लोग पूछते हैं कि इसकी बायोग्राफी बताएं, बायोग्राफी बताएं, तो मैंने कहा यार चलो साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो इसको करो और जान छुड़ाओ, एक ही बार करना पड़ेगा। और आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि मजा आया कि नहीं मजा आया ये पढ़ने में आपको, और आपने अपनी डेली लाइफ के साथ इसको एसोसिएट किया या नहीं किया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, इसका भी एक और पार्ट रहता है जो है वाटसन बिजनेस करियर, उसको भी देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।